हेलो एवरीवन। बीएससी फाइनल ईयर के पिछले वीडियो तक हमने इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंतर्गत उसके जनरल प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। उससे आगे का भाग हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं सक्सेशन या अनुक्रमण के कुछ उदाहरणों के बारे में, जिसमें पहला उदाहरण आता है लिथोस्फीयर का, यानी इसे शैल क्रमक कहते हैं या इसे जीरोस्फीयर या मरुक्रमक भी कह सकते हैं। The sequence of successional stages that occur on bare rock is called lithosphere। तो जो सीक्वेंस सक्सेशन के अंतर्गत आती है, यानी अनुक्रमण में आने वाले सीक्वेंस और उनकी स्टेजेज या उनकी जो अवस्थाएं होती है जो किसी एक नग्न चट्टान के ऊपर पाई जाती है, उसे लिथोस्फीयर या शैल कर्मक कहा जाता है। बिकॉज द बेयर रॉक इज़ डेफिशिएंट इन वाटर, क्योंकि नग्न चट्टान जो होती है इसमें जल की संपूर्णतया कमी होती है। द लिथोस्फीयर इज ऑल्सो कॉल्ड जीरोस्फीयर। तो इसमें शैल क्रमक को जीरोस्फीयर या मरुक्रमक भी कहा जाता है। द वेरियस शीरल स्टेजेस आर एज फॉलोज। तो इसमें जो अनेक क्रमक की अवस्थाएं आती है वो निम्न प्रकार आती है इसमें। तो सबसे पहली स्टेज आती है एल्गी एंड लाइकेन स्टेज, जिसे शैवाल व लाइकेन अवस्था कहा जाता है। बेयर रॉक इज इन्वेडेड फर्स्ट बाय क्रस्टोज लाइकेन्स। तो जो नग्न चट्टानें होती है इनके ऊपर संपूर्ण रूप से क्रस्टोज लाइकेन्स यानी परपट्टी लाइकेन जो होती है ये पाई जाती है। तो अधिक मात्रा में सीधे नग्न चट्टान के ऊपर सबसे पहले परपट्टी लाइकेन या क्रस्टोज लाइकेन उपस्थित होती है और यही जो है इसके ऊपर वृद्धि करती है। उदाहरण है इसका जैसे ग्राफिस। ग्राफिस जो है एक परपट्टी लाइकेन है। दे corrode द रॉक एट प्लेसेस कॉजिंग फोलियोज लाइकेन टू इन्वेड। तो जो परपट्टी लाइकेन होती है ये चट्टान को कोरोड करती है, यानी उसको जैसे लोहे को जंग लगता है वैसे ही चट्टान को ये परपट्टी लाइकेन जो है धीरे धीरे मर्दा के अंदर जो है वो रूपांतरित करती है। तो उसकी एक छोटी सी परत जो होती है, पतली परत, उसको ये मिट्टी के अंदर तब्दील कर देती है और इसके कारण जो है अनेक स्थानों के ऊपर चट्टान के ऊपर फोलियोज लाइकेन्स जो है यानी पर्णिल लाइकेन के लिए यह एक स्थान उपलब्ध करवाती है। तो इसके बाद में तो जैसे ही परपट्टी लाइकेन अवस्था वहाँ पर कुछ मिट्टी या कुछ दरारें जो है उत्पन्न कर देती है उस पत्थर के अंदर, वहाँ पर पर्णिल लाइकेन जो है आती है। एलिमिनेट क्रस्टोज लाइकेन्स। तो जैसे ही फोलियोज लाइकेन आती है उसके बाद में क्रस्टोज लाइकेन वहाँ से हट जाती है, उसको वहाँ से एलिमिनेट कर देती है। एंड क्रिएटिंग कंडीशन फॉर इन्वेजन बाय मोसेज। और ये जो फोलियोज लाइकेन्स होती है ये इस प्रकार का एनवायरनमेंट और स्थितियाँ उत्पन्न करती है जिसके कारण वहाँ पर मॉस जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं, यानी उनके लिए अनुकूलित वातावरण या जो मिट्टी है उसका निर्माण जो है फोलियोज लाइकेन्स करती है। इन ट्रॉपिक्स, तो उष्णकटिबंधीय में क्षेत्रों में ब्लू ग्रीन एल्गी आर पायोनियर्स इंस्टीड ऑफ लाइकेन्स। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में नील हरी शैवाल जो होते हैं ये पुरोगामी स्पीसीज होती है, यानी सबसे पहली जो है वो लाइकेन की जगह पर ब्लू ग्रीन एल्गी आती है इन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर। दूसरी अवस्था आती है, इसे मॉस अवस्था कहते हैं। मॉसेज आर ऑफ लार्जर साइज। तो मॉस जो होती है वो अधिक बड़े आकार की होती है। हैव एक्सप्रेसिव हैबिट एंड देयर राइजोइड्स पेनिट्रेटेड डीपर इन द रॉक्स। और इनका जो हैबिट होता है यानी इनका जो आवास है या स्वभाव है, तो इनके अंदर जो है राइजोइड्स होते हैं और ये राइजोइड्स जो होते हैं चट्टानों के अंदर अधिक गहराई तक जो है इन्हें भेद कर इसके अंदर चले जाते हैं। दे शेड द लाइकेन्स एंड हैंस रिप्लेस द सेम। तो ये जो मोसेज होती है ये लाइकेन्स को ढक देती है और उसके स्थान पर ये संपूर्ण रूप से फैल जाती है। मोसेज गैदर मोर सॉइल एंड ऑर्गेनिक मैटर। तो मॉस जो होती है
ये अधिक सॉइल या मिट्टी को एकत्रित करती है और इसके अंदर अधिक कार्बनिक पदार्थ एकत्रित करती रहती है। तीसरी अवस्था आती है एनुअल ग्रास स्टेज यानी वार्षिक घास अवस्था। तो एनुअल ग्रास एंड हर्ब्स इन्वेड द ह्यूमस रिच मॉस डोमिनेटेड रॉक सरफेस। तो जो एनुअल ग्रासेज होती है और जो दूसरी हर्ब्स होती है, ये ह्यूमस रिच मॉस डोमिनेटेड रॉक सरफेस यानी चट्टान की ऐसी सतह जिस पर मॉस अधिक है और उसके अंदर ह्यूमस की मात्रा भी अधिक होती है, तो ऐसी सतह के ऊपर जो है ये एनुअल ग्रासेज फैल जाती है, जैसे एरिस्टिडा और पोआ। तो ये एनुअल ग्रासेज के उदाहरण हैं। देयर रूट्स कॉज फ्रेगमेंटेशन ऑफ रॉक। तो इन एनुअल ग्रासेज की जड़ों के कारण रॉक या चट्टानों के अंदर फ्रेगमेंटेशन होता है, यानी ये बीच में से टूट जाती है या इनमें टुकड़े हो जाते हैं, क्रिएटिंग मोर सॉइल, जिसके कारण अधिक मृदा का निर्माण होता है, अधिक ह्यूमस का निर्माण होता है और मॉइस्चर या नमी भी इनके अंदर अधिक उपस्थित होती है। दिस इंक्रीजेज मॉइस्चर एंड सॉइल, और इसके कारण नमी तथा मिट्टी के अंदर भी वृद्धि होती है। द सॉइल बिकम्स फेवरेबल फॉर ग्रोथ ऑफ लॉन्गर लिव्ड एनुअल ग्रासेज। तो इस प्रकार की जो मृदा बनती है ये फेवरेबल होती है इस प्रकार के लंबे समय तक जीवित रहने वाली वार्षिक घासों के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है। द प्रोसेस ऑफ सॉइल एक्यूमुलेशन कंटिन्यूज़। तो जो सॉइल एक्यूमुलेशन या मिट्टी के मृदा के निर्माण में जो वृद्धि होती है, यह प्रक्रिया लगातार इसमें चलती रहती है। इसके बाद फोर्थ स्टेज आती है पेरिनियल ग्रास स्टेज, या इसे स्थायी घास अवस्था कहते हैं। एनुअल ग्रासेज आर रिप्लेस्ड बाय पेरिनियल ग्रासेज। तो जो वार्षिक घासें उपस्थित होती है पहले से, ये प्रतिस्थापित कर दी जाती है पेरिनियल ग्रासेज के द्वारा, ड्यू टू इंक्रीज्ड मॉइस्चर एंड सॉइल इन द रॉक क्रैक्स। और इसका ये कारण होता है क्योंकि वहाँ पर मॉइस्चर जो होती है, नमी जो होती है, वो अत्यधिक बढ़ जाती है और सॉइल जो होता है रॉक क्रैक्स के अंदर, यानी चट्टानों के बीच में जो दरारें होती है, उनमें मृदा जो है अधिक पाई जाती है। तो उसके कारण ये जो पेरिनियल ग्रासेज होती है वो आसानी से वहाँ पर फैलती रहती है। द पेरिनियल ग्रासेज हैव रनर्स। तो पेरिनियल ग्रासेज के अंदर रनर्स होते हैं, यानी जो बेल होती है भूस्थारी, ये इसके अंदर पाई जाती है, एंड राइजोम्स, और इनके अंदर राइजोम होते हैं, विच रैपिडली स्प्रेड द ग्रासेज, और जिसके कारण ये तेज़ी से इस घास को फैलाती है। उदाहरण किम्बोपोगोन, हेट्रोपोगोन, शेड मॉइस्चर, सॉइल पेरिनियल वेजिटेशन एंड सीड्स इनवाइट सेवरल स्मॉल एनिमल्स। तो इस प्रकार के जो पेरिनियल ग्रासेज होती है, ये छाया, नमी तथा सॉइल जो है यानी मिट्टी जो है वो पेरिनियल वेजिटेशन के अंतर्गत आती है, और इसके जो सीड्स होते हैं यानी जो बीज बनते हैं इनमें, उसके द्वारा जो छोटे एनिमल्स या जंतु होते हैं, तो विभिन्न प्रकार के छोटे जंतु इनके सीड्स को खाने के लिए वहाँ पर आते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है एनिमल्स का भी इन्वेजन जो है वो शुरू हो जाता है। इसके बाद आती है फिफ्थ स्टेज, इसे शर्ब स्टेज कहते हैं या शुप अवस्था। शर्ब्स बिगिन टू ग्रो इन एरिया ऑक्यूपाइड बाय पेरिनियल ग्रासेज। तो जो शर्ब या शुप होते हैं या जो झाड़ियाँ होती है, ये ग्रो करना शुरू कर देती है ऐसे एरिया के अंदर जो पहले से पेरिनियल ग्रासेज का होता है, यानी जो पेरिनियल ग्रासेज होती है उनके स्थान पर अब शर्ब्स जो है या शुप जो होती है वो उगना शुरू हो जाती है। जैसे झाड़ियों के अंदर जिजीपस है या बेर है या कैपेरिस यानी केर है, तो इस प्रकार की जो झाड़ियों वाली जो वेजिटेशन है वो वहाँ पर आना शुरू हो जाती है। Shrubs are larger and their roots reach greater depth causing further cracks in the rock। तो shrubs या झाड़ियों के जो लंबे तथा और उनकी जो बड़ी रूट्स होती है, ये अधिक गहराई तक जाती है। जो रॉक के बीच में जो दरारें होती है, चट्टान की दरारें, उनके अंदर अधिक गहराई तक जाती है। सबस्ट्रेटम एंड हैंस हेल्पिंग इन मोर सॉइल फॉर्मेशन।
तो इसके कारण क्या होता है कि रॉक की दरारों के अंदर अधिक मिट्टी का निर्माण जो है वो शुरू हो जाता है। द शब्स सेड द एरिया, तो जो जितनी भी शुप या झाड़ियाँ होती है वो उस पूरे एरिया को घेर लेती है, यानी वो उसको कवर कर लेती है। मेक इट मॉइस्टर, और इसे अधिक जो है वो नमी युक्त बनाती है। एंड इनवाइट हार्डी ट्रीज एंड सेवरल टाइप ऑफ एनिमल्स, और इसके कारण जो होता है वहाँ पर जो कठोर जो पेड़ होते हैं और जो दूसरे प्रकार के एनिमल्स हैं, जंतु हैं, तो ये वहाँ उनको जो है आमंत्रित करती है, यानी उसके लिए ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करती है कि वहाँ पर ट्रीज़ भी उग सकते हैं और दूसरे प्रकार के जो एनिमल्स हैं वो भी वहाँ पर आ सकते हैं। सिक्स्थ आता है इसमें क्लाइमैक्स कम्युनिटी, जिसे चरम समुदाय कहा जाता है। इनिशियली हार्डी लाइट डिमांडिंग स्मॉल ट्रीज इन्वेट द एरिया, तो प्रारंभ के अंदर जब चरम समुदाय बनता है तो प्रारंभ में जो लाइट डिमांडिंग स्मॉल ट्रीज होते हैं, जिसमें लाइट की अधिक आवश्यकता होती है और छोटे पेड़ होते हैं, वो उस एरिया को या उस क्षेत्र को घेर लेते हैं, यानी उस चट्टान के ऊपर अधिक मात्रा में ये पेड़ जो है वहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं। दे मेक द हैबिटेट शेडियर एंड मॉइस्टर, तो इन पेड़ों के आने से वहाँ का जो आवास है वो अधिक छायादार हो जाता है और अधिक नमी युक्त भी हो जाता है। अल्टीमेटली ट्रीज, shrubs एंड हर्ब्स रिप्रेजेंटिंग द क्लाइमैक्स कम्युनिटी बिगिन टू ग्रो इन द एरिया, तो उसके बाद में जो पेड़ हैं, shrubs हैं और हर्ब्स हैं, तो शुप या झाड़ियाँ तथा दूसरी घासें जो है वहाँ पर रिप्रेजेंट करती है क्लाइमैक्स कम्युनिटी को, यानी वहाँ का चरम समुदाय जो है ट्री, शर्ब और हर्ब से बनता है और ये ग्रो करना शुरू कर देते हैं, यानी वृद्धि करना शुरू करते हैं उस एरिया के अंतर्गत। तो इस डायग्राम से हम आसानी से समझ सकते हैं कि लिथोस्फीयर या जीरोस्फीयर जो है वो किस प्रकार से होता है या अनुक्रमण इनका कैसे होता है। तो सबसे पहले जो स्टेज आती है ये इसकी पायोनियर स्टेज होती है, यानी पुरोगामी अवस्थाएं, जिसमें सबसे पहले बेयर रॉक्स यानी जो नग्न चट्टानें होती है केवल वो पाई जाती है। उसके बाद चट्टानों के अंदर जो क्रैक्स होते हैं, इन क्रैक्स के अंदर लाइकेंस उपस्थित होती है। उसके बाद स्मॉल एनुअल प्लांट्स आते हैं और लाइकेंस जो है एक साथ में वहाँ पर उपस्थित होती है। फिर उस चट्टान के ऊपर जैसे ही चट्टान अधिक मृदा के अंदर डिवाइड बन जाता है, यानी सॉइल में परिवर्तित हो जाता है, तो वहाँ पर पेरिनियल हर्ब्स और ग्रासेज आती है। फिर उसके बाद में अवस्था आती है, उसे कहते हैं इंटरमीडिएट स्टेज या इसकी मध्यस्थ अवस्था। इसमें ग्रासेज भी होती है, श्रब्स होते हैं और शेड इनटॉलरेंट ट्रीज होते हैं, यानी छाया अप्रिय पेड़ होते हैं। तो ये इस प्रकार की कम्युनिटी का निर्माण जो है ये करते हैं इंटरमीडिएट स्टेज के अंदर। और लास्ट में जब क्लाइमैक्स कम्युनिटी आती है उस समय मर्दा की परत भी यहाँ पर अधिक बड़ी हो जाती है। तो पहले ये परत जो है छोटी होती है, लेकिन बाद में ये मर्दा की परत बड़ी हो जाती है और बड़ी होने के बाद में यहाँ पर बड़े पेड़ या ट्री जो होते हैं ये वहाँ पर आ जाते हैं। तो इनके आने के बाद में ही ये क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहलाती है, यानी चरम समुदाय इसे कहा जाता है। थैंक यू सो मच। इसके बाद का भाग हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।